हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो जल्दी से फिगर रेडी करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को परस्पर समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाया जाएगा? परस्पर समांतर चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में क्या रखा हुआ है? एक जो है आयताकार लूप रखा हुआ है। तो लूप को हम यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से लूप यहाँ पे रखा हुआ है। लूप की एक भुजा ऐसी हो जाएगी और एक भुजा ऐसी हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और ये जो है एक लूप हो गया। इस लूप का नामकरण किए देते हैं। ये लूप है पी क्यू और ये जो हो जाएगा पॉइंट आर और ये पॉइंट हो जाएगा एस। ये एक धारावाही लूप है जो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है और इस तरीके से लटकाया गया है कि इसकी जो भुजाएं पी क्यू और आर एस ऊर्ध्वाधर भुजाएं ऊर्ध्वाधर हैं। पी क्यू और आर एस कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर हैं। और क्षैतिज भुजाएं कैसी हैं? पी एस और क्यू आर हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, इसको लूप बोलेंगे। पहले भी बताया जा चुका है कि एक फेरे वाली कुंडली को हम लूप कहते हैं और कई सारे फेरे उसमें हो जाए तो कुंडली कहलाएगी। ये आयताकार लूप पी क्यू आर एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया गया है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो लेंथ है उसको यहाँ पे हम प्लॉट किए दे रहे हैं। उसकी लंबाई को हम स्मॉल एल से दर्शा रहे हैं, स्मॉल एल से दर्शा रहे हैं उसकी लेंथ के। ये उसकी लंबाई हो गई। लूप की लंबाई क्या हो गई? स्मॉल एल हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इस चौड़ाई को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया बी। चौड़ाई कितनी है इसकी? बी है। यहाँ पे ये इसकी चौड़ाई, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। इस लूप में धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही। तो यहाँ पे हम धारा दिखाई दे रहे हैं कि ये कैपिटल आई धारा ऐसे इधर गई, फिर इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में गई और फिर इस दिशा में गई। ऐसे सर्कुलेट हो रही है धारा इस तरीके से। इसमें हम एक अक्ष बना देते हैं, जिस अक्ष के परितः जो है वृत्ताकार लूप जो है घूमेगा, वो अक्ष यहाँ से हम बनाए दे रहे हैं ऐसे। ये है अक्ष जिसके परितः लूप घूमता है ऐसे। और इस अक्ष के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फोर्स की बात करेंगे। यहाँ बल भी लगेंगे और F1 यहाँ पे बल वेक्टर F1 दर्शाया जाएगा और यहाँ पे वेक्टर F2 बल लगेगा। बाकी जो दो भुजाएं हैं यहाँ पे, इन भुजाओं पर जो है बल लगेगा, वही बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखते हैं। यहाँ पे इस भुजा पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी वो ऐसी हो जाएगी। इसको हम ऐसे तीर से दर्शा रहे हैं इस दिशा में। इसको F3 नाम दे रहे हैं। इस यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो F3 है और यहाँ पर इस भुजा पर जो लगने वाला बल है वो F4 है। इसको हमने नाम दे दिया F4। तो F1, F2, F3 और F4 बल जो है इस आयताकार लूप पर लग रहे हैं। एक फिगर और कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और वो फिगर कौन सा होगा? वो फिगर होगा कि जो ये दो बल F3 और F4 लग रहे हैं, इनको हम अलग से प्लॉट करेंगे। तो अलग से कैसे प्लॉट करेंगे कि यहाँ पर एक
चुंबकी बल रेखा को खींचेंगे, ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र को हमने इस तरीके से दर्शा दिया यहाँ पे बी। अब एक बल की दिशा ऐसे है, हम देख रहे हैं कि एक बल कैसे है, उसकी दिशा ऐसे है, देखा जाए तो उस बल की दिशा ऐसे है, और एक बल ऐसे है, इस तरीके से नीचे की ओर हम इसको दर्शा सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, यहाँ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये अगर इसको हम मिलाएं, इस रेखा को मिला दें, तो बल की जो क्रिया रेखा हो जाएगी वो कौन सी रेखा हो जाएगी, वो ये रेखा हो जाएगी। इसको यहाँ से हम हटा करके ऐसा बनाते हैं कि बल की क्रिया रेखा ये हो जाएगी, बल की क्रिया रेखा। तो एक बल जो F3 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और F4 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। बाद में हम देखेंगे कि दोनों बलों का जो परिमाण है, जो संख्यात्मक मान है, वो ILB है। ध्यान से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों बलों को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा है वो ये कहलाएगी ऐसे। जो अविलंब है, जो नॉर्मल है, वो ऐसे रहेगा और कितने कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बनाएगा। इस चित्र की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि S, इस पॉइंट को S नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को कौन सा नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं, है ना। यहाँ पे S हो गया और ये P हो गया, P मतलब लगभग ये वाली भुजा उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया है ऐसे। इस भुजा की भी चौड़ाई कितनी है, हमने B रखा है यहाँ पे, पहले से ही रख दिया, ये B चौड़ाई, इस भुजा को हम यहाँ उठा के रख दिए हैं, और देखते हैं कि इस भुजा पर कार्य करने वाला जो बल है वो क्या है। तो पहले आप अच्छी तरीके से फिगर को समझें। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप PQRS इस प्रकार से लटका दिया गया है कि जो इसकी भुजाएं PQ और RS हैं, है ना, PQRS और QR/SP, इस तरीके से PQ और RS ये ऊर्ध्वाधर भुजाएं हैं, और QR और SP जो क्षैतिज भुजाएं हैं, क्षैतिज दिशा में रहती हैं। लूप की लंबाई क्या है, L है, और लूप की चौड़ाई क्या है, B है। ये सारी स्टोरी यहाँ पे लिख दिया है कि माना PQRS एक आयताकार लूप है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में लटकाया गया है। माना लूप की लंबाई PQ बराबर RS इक्वल टू L, तथा लूप की चौड़ाई जो है वो QR बराबर SP इक्वल टू B है, यहाँ पे लिख सकते हैं। और माना लूप में PQRS दिशा में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही, PQRS दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तब धारावाही भुजा SP और QR पर लगने वाले बल F1 और F2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। जो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के इस तरीके से ऊर्ध्वाधर दिशा में है, यानी कि ये SP क्षैतिज दिशा में SP और QR, इन भुजाओं पर जो लगने वाला बल है, SP और QR पर जो लगने वाला बल है, वेक्टर F1 और F2 वो एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही रेखा में और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यानी कि इन भुजाओं पर, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए इन भुजाओं पर लगने वाला बल, जो बल है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब बची दो भुजाएं जिन पर F3 और F4 बल लग रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि धारावाही भुजा PQ पर लगने वाला बल क्या है। तो यहाँ पे इस पर भुजा पर लॉरेंज का बल लगेगा, जिसकी गणना हम करेंगे F3 इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री, और चूँकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो इस भुजा पर लगने वाला बल क्या होगा, ILB, और इसी प्रकार इस भुजा पर भी लगने वाला बल ILB ही होगा, और दोनों का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पर भी ILB फोर्स लग रहा है और यहाँ पर भी ILB फोर्स लग रहा है। वास्तव में SP भुजा को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः बल युग्म का निर्माण करेंगे। जहाँ भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि दो समान परिमाण के बल
कार्य करते हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पे क्या निर्माण करेंगे, बल युग्म यानी कि बल के जोड़े का निर्माण करेंगे और इस बल युग्म के प्रभाव में जो है लूप विक्षेपित हो जाता है। ठीक है ना, लूप क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर उस बल युग्म के आघूर्ण की गणना करनी है जिसके कारण जो है लूप विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण की गणना करेंगे। यहाँ पे ये सारी स्टोरीज की हो गई है। अब शुरुआत करते हैं विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण की गणना। तो यहाँ पर अब इस फिगर का काम समाप्त हो गया है, तो इसको हटा देते हैं और यहीं पे हम अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो अतः विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, इसको O मान लिया जाए और इसको N मानते हैं। तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाएंगे और इसका सूत्र हम 11वीं में ही पढ़ चुके हैं कि एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दो बल, एक तो ILB इधर भी और ILB उधर भी समान परिमाण के हैं, तो यहाँ दोनों में से एक को ले लिए, ILB गुणे दोनों बलों के जो बीच की लंबवत दूरी है यहाँ पर किससे दर्शाई जा रही है, OP के द्वारा दर्शाई जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख दिए OP ऐसा। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर किसके हो गया, ILB गुणे OP के। अब यहाँ पे OP भुजा की वैल्यू निकालना है, तो अब समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, SOP में क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालना है अपने को। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब OP भुजा है और कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, SP हो जाएगी, कर्ण हो गई SP के। तो चूंकि OP का तो कैलकुलेशन ही करना है, तो या ऐसा लिख सकते हैं कि या OP बराबर हो जाएगा SP साइन थीटा के, और SP की वैल्यू B है, तो जो OP बराबर हो गया वो हो गया B साइन थीटा के। समीकरण 1 में हम OP की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज SOP में साइन थीटा बराबर OP अपॉन SP, या OP इक्वल टू SP साइन थीटा, या OP इक्वल टू B साइन थीटा गए। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर OP की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब समीकरण 1 में B साइन थीटा रखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा ILB और इनटू OP का मान है B साइन थीटा के, B साइन। ठीक, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाउ बराबर I, और चूँकि L और B लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल के, तो IAB साइन थीटा हो गया, है ना। यहाँ पे A क्या है, इस लूप आयताकार लूप का क्षेत्रफल हो गया, L इंटू B इक्वल टू A के, IAB साइन थीटा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और यही बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, हम लिख सकते हैं यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है ना, ये अभीष्ट। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखा जाए, पहली स्थिति तो हो गई कि यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो
फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो फेरों की संख्या जब कैपिटल N हो जाएगी तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा N I A B साइन थीटा के। एक व्यंजक ये भी हो जाएगा, इसको हम तीसरा व्यंजक मान लेंगे, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, टाउ बराबर NAB साइन थीटा। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। कितना आ रहा है सेकेंड इक्वेशन में, टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा, और ये थर्ड इक्वेशन हो गया टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब इसकी तीन स्थितियां हैं जो विशेष स्थितियों में हम पढ़ने जा रहे हैं। विशेष स्थितियां कितनी हैं? तीन स्थितियां हैं जो किस पर निर्भर कर रही हैं? थीटा एंगल पर निर्भर कर रही हैं। ठीक है ना, किस पर निर्भर कर रही हैं? एंगल पर निर्भर कर रही हैं, कोण। तीन स्थितियों की हम बात करेंगे कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, और जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। तो चलते हैं, हम देखते हैं, विशेष स्थितियों की बात करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं विशेष स्थितियों में, आप हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्थिति फर्स्ट। और स्थिति फर्स्ट क्या कर रही है कि जब थीटा इक्वल टू हो 0 डिग्री हो तो समीकरण नंबर कौन सा समीकरण यूज करेंगे? 2 से। जो दूसरा समीकरण है वो क्या कह रहा है कि टाउ बराबर I A और B साइन 0 के। तो टाउ इक्वल टू या क्या प्राप्त हो रहा है? टाउ इक्वल टू किसके हो गया? 0 के। टाउ इक्वल टू 0 का मान ये हुआ कि यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बाद कि इस प्रकार जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, यहाँ लंबवत शब्द में हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि जहाँ पे लंबवत लिखा है वहाँ पे 90 डिग्री जरूरी नहीं है। जब लूप का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। इस स्थिति में लूप स्थायी साम्यावस्था में होता है। जब लूप का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होगा और वो स्थायी रूप से साम्यावस्था में कहलाएगा। ये स्थिति फर्स्ट कहलाती है, जो कि किस पर निर्भर कर रही है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। जो सेकेंड स्थिति है वो क्या कहती है वो देखते हैं। स्थिति सेकेंड की बात करेंगे। स्थिति सेकेंड, और सेकेंड स्थिति में हम देखते हैं कि जब थीटा बराबर किसके हो जाए? 90 डिग्री के हो। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के हो तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा IAB साइन 90 डिग्री के, और ये इक्वल टू हो जाएगा IAB। ये अधिकतम बल आघूर्ण इस समय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। इसमें लूप का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो बल आघूर्ण का मान 0 होता है, और लूप का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं। स्थिति थर्ड है, और थर्ड स्थिति क्या कहती है कि जब थीटा इक्वल टू किसके हो? 180 डिग्री हो। थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो टाउ बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इस केस में भी 0 होगा, तो टाउ बराबर स्थिति में 0 हो गया। टाउ बराबर ऐसा लिख सकते हैं IAB और साइन 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो ये क्या कह रहा है कि जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर हो तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होता है, और ये अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति में होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा, और उसमें पढ़ा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, और बल आघूर्ण का मान कब न्यूनतम होता है और कब अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और अपने नोट्स में लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।